आदाब नमस्कार। आज हम लोग शुरू करते हैं केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में एक नया ही ऊर्जा के साथ हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे। सबसे पहले जैसे ही हम लोग परंपरागत तरीका से हम लोग जिस तरह केमिस्ट्री को पढ़ते थे वैसे ही पढ़ेंगे। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति जो है मिस्र कहाँ है? तो मिस्र जो है आपका अफ्रीका का भाग है। अफ्रीका का एक छोटा सा देश है जिसे पुराना नाम इजिप्ट कहा जाता था, अभी आधुनिक नाम उसका मिस्र है। और मिस्र के लोगों ने ही केमिस्ट्री को शब्द दिया। और केमिस्ट्री को पहले कीमिया कहा जाता था, जिसका अर्थ होता था काला रंग। इसका अर्थ क्या होता था? काला रंग होता है। केमिस्ट्री विज्ञान की वह शाखा है जिसमें गुणों के बारे में, जिसमें पदार्थ के गुण मतलब समझे, जिसमें पदार्थ के गुणों, संरचना और उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। मतलब केमिस्ट्री में जकर बारे में, गुण के बारे में पता चलता है। समझिएगा, गुण के बारे में मतलब जिस पदार्थ, ये जैसे ये पदार्थ है, ये दुनिया में सब चीज पदार्थ है। जो जगह छेके, जिसका कोई वजन हो और जो जगह छेके मतलब समझते हो, जो कोई जगह घेरे वो पदार्थ है। तो है कालमा कौन चीज है? पदार्थ है। इसका भी गुण है, ये गौरव देखता है। तो मेहरारू कौन चीज है? पदार्थ है। वो बात अलग है कि वो बाद में पचक जाती है, तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में बन जाती है, ठोस से वो तरल अवस्था में यानी कि पचक जाती है। बियाह करने से पहले कौन सी अवस्था? ठोस अवस्था। इसके बाद बियाह करने के बाद कौन सा अवस्था? तो तरल अवस्था। पचक जाता है, टेर की तरह पचक जाता है। समझे? तो सब ठोस है। दुनिया में जितने भी चीज को देखते हैं वो सब ठोस है। तो पदार्थ केमिस्ट्री में किसका अध्ययन किया जाता है? पदार्थों के गुणों के बारे में अध्ययन किया जाता है। पदार्थों की संरचना के बारे में अध्ययन किया जाता है। हमने लिखा है पदार्थों के गुणों के बारे में, इसके संरचना, ये पदार्थ बाहरी भाग में कैसे बना है, संरचना इसका कैसा है, और उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। इसमें कौन कौन सा परिवर्तन हो रहा है, इस कलमा के अंदर में कौन कौन सा परिवर्तन हो रहा है। अगर सिंपल भाषा में समझिए, इसके अंदर के बारे में, अगर हम बाहरी भाग में इसके बारे में, अगर बाहरी भाग के बारे में हम अध्ययन करेंगे तो इसको हम लोग भौतिकी कहेंगे, फिजिक्स कहेंगे। अगर वही इसको घुस के काट के घुस जाएंगे अंदर में और अंदर के बारे में अध्ययन करेंगे तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? केमिस्ट्री कहेंगे। ठीक है, इसके गुण के बारे में अध्ययन करेंगे, संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे, उसको हम लोग केमिस्ट्री बोलेंगे। परिवर्तन क्या क्या होगा इसमें, उसे हम लोग केमिस्ट्री कहते हैं। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों के गुणों, संरचना एवं परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है उसे विज्ञान कहते हैं। इस सबसे कोई मतलब नहीं, ये पूछने वाला परिभाषा नहीं है। केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री का जनक जैसे सबका जनक होता है, उसी तरह केमिस्ट्री का भी जनक होता है। केमिस्ट्री के जनक लेवेसियो को कहा जाता है। ये सब पूछने उछने वाला नहीं है। आप सिर्फ याद रखिएगा, सुनिएगा। ठीक है, नहीं सुनिएगा तो कोई बात नहीं, कान ऐसे बंद कर लीजिए, ऐसे करके बंद कर लीजिए। ठीक है, तो केमिस्ट्री का जनक लेवेसियो का कहा जाता है। केमिस्ट्री को विज्ञान का बाप कहा जाता है। विज्ञान कहा जाता है। विज्ञान का नहीं, तोर बाप का बाप है। हम लोग किसी लड़ते हैं, अरे तू कौन सी? अरे हम तोर बाप का बाप है। मतलब विज्ञान का विज्ञान है। केमिस्ट्री से ही सब सारे विज्ञान का उत्पत्ति हुआ। आप जितना देख रहे हैं, केमिस्ट्री से ही फिजिक्स बना, फिजिक्स से ही आपका केमिस्ट्री से ही बायोलॉजी बना। देखिए, रसायन का उपयोग हो रहा है, रसायन का बायोलॉजी में रसायन का उपयोग होता है, सब चीज में रसायन का उपयोग हो रहा है। तो ये केमिस्ट्री को इसलिए विज्ञान का विज्ञान कहा जाता है। केमिस्ट्री का प्रयोग भी हम लोग करते हैं कीटाणुनाशक के रूप में, कोरोना को मारने के रूप में, कोरोना को बढ़ाने के रूप में। चाइना क्या करता है? कोरोना के बढ़ाने के रूप में करता है। वो बात अलग है, हटाइए, हम पॉलिटिक्स का बात नहीं करेंगे। अब आता कि केमिस्ट्री में सबसे पहले हम लोग किस चीज के बारे में पढ़ेंगे? केमिस्ट्री में एक पदार्थ, छोटा सा टॉपिक से एक पदार्थ। केमिस्ट्री मतलब पदार्थ की कितनी, देखिए पदार्थ, द्रव और पदार्थ दोनों एक ही वर्ड है, लेकिन हल्का सा डिफरेंस है, लेकिन समझना है इसको एक ही वर्ड है। पदार्थ को इंग्लिश में सब्सटेंस कहते हैं। द्रव्य, ये द्रव और ये द्रव में बहुत डिफरेंस है। ये द्रव मतलब होता है पदार्थ और ये द्रव मतलब होता है पानी। ये द्रव मतलब पानी, जो बह जाए उसे पानी मतलब समझिए। द्रव मतलब ये तरल होता है, यानी कि तरल मतलब एग्जाम्पल के रूप में पानी, शराब, ये सब क्या है? द्रव हुआ। तो पदार्थ कितने अवस्था होते हैं? सबसे पहले पदार्थ कहते हैं किसके हैं? वे ब्रह्मांड में वे सारी वस्तुएं
जो जगह छेंकता हो, जिसका द्रव्यमान हो। द्रव्यमान मतलब समझते हैं? नहीं, और ठेठ भाषा में समझिए। द्रव्यमान मतलब होता है, द्रव्यमान मतलब होता है कि जिसका वजन हो, जो जगह छेंके, उसी को क्या बोलते हैं? द्रव्य या पदार्थ। तो एक बात बताइए, तो प्रकाश भी तो जगह छेकता है, तो प्रकाश क्या हुआ? पदार्थ हुआ क्या? प्रकाश पदार्थ नहीं है। क्यों? जगह छेकता है लेकिन उसका वजन है। प्रकाश को तोलते हैं क्या? अरे क्या किलो, 5 किलो प्रकाश हुआ, क्या तोलेंगे प्रकाश को? सूरज जखनी मान लीजिए 10, मान लीजिए सवेरे होगा, सूर्य महाराज जी उदित होंगे, तो हम लोग तोल के देखेंगे क्या किलो प्रकाश दे रहे हैं, क्या किलो प्रकाश दे रहे हैं? तोल सकते हैं? नहीं ना तोल सकते हैं। तो उसी तरह प्रकाश, विचार मतलब हमारा जो विचार, आदमी का भावनाएं मतलब क्या था? प्यार, मोहब्बत। फिर ईमानदार क्या हुआ? हम लोग ऐसे तोल के बोलते हैं क्या किलो ईमानदार है, पॉकेट में हम लेके चलते हैं क्या किलो ईमानदार है, 5 किलो ईमानदार है, ऐसे बोलते हैं क्या? तो ये सब जो है, ये सब पदार्थ नहीं है। तो हमने लिखा है प्रकाश, विचार, भावनाएं, ध्वनि हम जो बोल रहे हैं, ये क्या कर रहा है? जगह छेक रहा है। ये तो इधर जगह छेक रहा है, लेकिन इसका वजन है क्या? लेकिन हम लोग कह देते हैं बोलचाल की, तुम्हारा बाता में कोई वजन नहीं है, बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं। लेकिन ध्वनि क्या है? ध्वनि एक पदार्थ नहीं है, क्योंकि ना इसका वजन है और ना ही ये जगह छेकता है। इन दिस क्लियर पॉइंट है, समझ में आया? तो उसी तरह प्रकाश, विचार, भावनाएं, ध्वनि, ऊर्जा द्रव्य नहीं है, ये पदार्थ नहीं है। तो पदार्थ किसे कहते हैं? जो जगह छेकता है और जिसमें वजन हो। वजन मतलब द्रव्यमान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मास बोलते हैं। तो जिसमें द्रव्यमान हो उसे हम लोग पदार्थ कहेंगे। समझ रहे? अब हम लोग छोटा सा वर्गीकरण किए, पदार्थों का वर्गीकरण 2 आधार पर किया जाता है, एक भौतिक आधार पर, एक रासायनिक आधार। अब बुक में देखिए कई आधारों पर किया जाता है, तो हम जो है लेते हैं जो इजी रहे। तो भौतिक आधार मतलब क्या था? ये गैस, ठोस। भौतिक आधार मतलब क्या होता है? कि भौतिक आधार मतलब होता है कि बाहरी चीज के, कोई भी पदार्थ के बाहरी रूप में अध्ययन करना। बाहरी रूप में अध्ययन करना यानी कि बाहर चीज से कोई चीज धकलना, बल लगा देना। बल लगाना क्या हुआ? बाहरी से बल लगाए तो वो क्या हुआ? भौतिक चीज हो गया। जैसे एक कोंचा दे दिए तो वो क्या चीज? भौतिक चीज हुआ। उसको ढकेल दिए, क्या हुआ? बाहर से लगाए बल, तो क्या हो गया? भौतिक चीज हुआ। रासायनिक क्या होता है? अंदर। रासायनिक क्या होता है? अंदर। उसी को बोलते हैं रासायनिक। तो पदार्थ को 2 आधार पर बांटा गया, भौतिक आधार पर, रासायनिक आधार पर। भौतिक आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, देखिए ई द्रव अलग हुआ और ई द्रव्य अलग हुआ। ये द्रव मतलब तरल मतलब पानी, हम बताएंगे अभी आगे चल के। तो भौतिक आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। और रासायनिक आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। तत्व, यौगिक, मिश्रण। तत्व कितने प्रकार के होते हैं? तत्व 3 प्रकार के होते हैं, धातु, अधातु, उपधातु। धातु की संख्या कितनी है आपको हम आगे चल के पढ़ाएंगे। अभी तत्वों का आवर्त वर्ग तो फर्स्ट क्लास है ना। तो तत्व कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। धातु कितने? धातु की संख्या 91, और धातु की संख्या 20, और धातु की संख्या 7। तो टोटल मिला के कितना? 118 तत्व। यानी कि तत्वों की संख्या कितना हुआ? 118। 118 में आपका 91 क्या हो गया? 91 आपका धातु हो गया, मेटल हो गया। 20 आपका अधातु हो गया, और इसके बाद 7 आपका उपधातु हो गया। अब हम लोग समझेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे, और धातु और उपधातु को विस्तार से अध्ययन करेंगे। यानी कि टोटल मिला के कितना तत्व हो गया? ये सबको मिलाकर क्या बोलते हैं? तत्व कहते हैं। सबको मिलाकर क्या बोलते हैं? तत्व। तत्व की संख्या 118। यौगिक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक। मिश्रण 2 प्रकार के, समांगी या असमांगी को ही हम लोग बोलते हैं विषमांगी। अब हम लोग देखिए, इसको तो हम लोग आगे पढ़ेंगे, ये दोनों को हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग इसको छोटा सा अध्ययन कर लेते हैं, भौतिक आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। इसको हम लोग अध्ययन करके इसके बाद हम लोग समझेंगे कि धातु, उपधातु, कार्बनिक, इस सब के बारे में समझेंगे। तो हम लोग पहले इसका अध्ययन करेंगे, भौतिक आधार पर ठोस, द्रव, गैस का। आज हम लोग विस्तार से इसी का चर्चा करेंगे। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा? तो हम लोगों ने पढ़ा कि द्रव्य किसे, पदार्थ किसे कहते हैं। सबसे पहले हम लोग ऊपर में क्या पढ़े?
रसायन विज्ञान किसे कहते हैं? जिसमें गुणों, संरचना और परिवर्तनों के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। रसायन विज्ञान मतलब केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति केमिया से हुई है। मिस्र के प्राचीन शब्द केमिया से हुई, जिसका अर्थ होता है काला रंग। इसके जनक लेवोसियो। और ये केमिस्ट्री जो है, सबसे पहले द्रव हम लोग ने पढ़ा, पदार्थ पढ़ा। तो पदार्थ किसे कहते हैं? जो जगह छेंकता है और जिसका द्रव्यमान हो, वजन हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? द्रव कहेंगे। तो क्या प्रकाश एक द्रव है? प्रकाश एक पदार्थ है? हम भी पदार्थ हैं। हम जितने भी चीज देख रहे हैं, ये कैमरा भी पदार्थ है, ये बोर्ड भी पदार्थ है, ये पेन भी पदार्थ है, सब चीज पदार्थ है। हमारा मोबाइल भी पदार्थ है। क्यों? चूंकि वो जगह छेंकता है और उसमें कुछ वजन है। लेकिन प्रकाश पदार्थ नहीं है, ना ही वो जगह तो छेंकता है लेकिन उसमें वजन नहीं हो। दोनों चीज जरूरी है, वजन भी होना चाहिए और वो जगह भी छेके। तो जगह भी छेके और वजन भी होना चाहिए, तो उसलिए हम लोग पदार्थ कहेंगे। जैसे भावनाएं, ध्वनि, ऊर्जा हमें बोलते हैं ना, इतना ऊर्जा लगा है। तो ऊर्जा में क्या कोई जगह छेकता है? क्या जगह नहीं छेकता है ना, नहीं ये स्थान को घेरता है। तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इसे हम लोग द्रव या पदार्थ नहीं कहेंगे। और इसे पदार्थ उसे कहेंगे जो स्थान घेरता है और जिसका कोई द्रव्यमान मतलब वजन हो, समझे कि वजन हो, उसे हम लोग द्रव्य कहेंगे। और पदार्थों का वर्गीकरण दो आधार पर किया गया, भौतिक आधार पर, रासायनिक। हम लोग फिलहाल अभी भौतिक आधार पर अध्ययन करेंगे। ठोस, द्रव और गैस के बारे में हम लोग विस्तार से समझेंगे। इसके बाद रासायनिक आधार पर समझेंगे। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि ठोस, द्रव, गैस क्या होता है। ठोस को इंग्लिश में सॉलिड बोलते हैं। ये द्रव्य नहीं, द्रव को हम लोग दूसरी भाषा में तरल बोलते हैं, इंग्लिश में हम लोग लिक्विड बोलते हैं। और गैस को इंग्लिश में गैस बोलते हैं। अब ठोस किसे कहते हैं, द्रव किसे कहते हैं और गैस किसे कहते हैं, ये सब समझेंगे। इसके बाद हम लोग पदार्थ की चौथी अवस्था को समझेंगे, यानी कि पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा है। प्लाज्मा क्या होता है? इसके बाद पदार्थ की पांचवी अवस्था को बोस्ट-आइंस्टीन कांस्टेंट को समझेंगे। इसके बाद हम लोग बारीकी से समझते हैं ठोस क्या होता है, सॉलिड किसे कहते हैं। तो एक बात बताइए, जिसका आकार व आयतन दोनों निश्चित हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? ठोस कहते हैं। जैसे देखिए, ठोस ये जो है, ये जैसे मान लीजिए ये कलम है। तो कलम का क्या है? आकार निश्चित है, आयतन भी निश्चित है। आकार निश्चित है। आयतन किसको कहेंगे? तो हमने आपको पदार्थ में परिभाषा में बताया था कि आयतन किसे कहते हैं? जो स्थान घेरता है उसे आयतन कहते हैं। तो जो स्थान घेरता है उसे क्या बोलेंगे? आयतन कहेंगे। हमने लिख दिया है, आयतन वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान की माप को, उसका आयतन कहलाती है। तो देखिए, आयतन किसे कहते हैं? जो स्थान घेरता है उसे आयतन कहता है। हम इतना नहीं बोलेंगे जो स्थान घेरता है, बार बार नहीं बोलेंगे। तो एक छोटा सा भाषा हम उसके बदले में बोल देंगे, जिसे हम लोग आयतन बोलेंगे बार बार। तो आयतन मतलब समझना है जो स्थान घेरता है, स्थान घेरने वाले को आयतन कहते हैं। ठीक है। तो ठोस किसे कहते हैं? जिसका आकार व आयतन दोनों निश्चित हो, कभी बदले ही नहीं। जैसे देखिए, ये कलम क्या है? ठोस है। जब ठोस है तो क्या इसका आकार बदल जाएगा, आयतन बदल जाएगा, ये स्थान घेरना बदल जाएगा? ये मान लीजिए, हाँ देखिए, ये जैसे हमारा मोबिलवा है ना, ये मोबिलवा। तो ये मोबिलवा है, तो ये मोबिलवा ठोस है, आकार इसका निश्चित है, जेरा आकार है। देखिए आपका आयताकार जैसा इसका आकार है। तो क्या इसको अगर हम ऐसे पटक देंगे, नीचे से पटक देंगे तो नीचे से तो फूट ही जाएगा। अब मान लीजिए हम इसको कहीं दूसरे जगह रख देंगे, तो क्या इसका स्थान आकार बदल जाएगा? तो नहीं बदलेगा, आयतन बदलेगा, यानी कि जगह छापना बंद करेगा। मतलब जितना अभी यहाँ जगह छेंक रहा था उतना यहाँ भी छेंकेगा। चाहे जल में रखे, चाहे थल में रखे, चाहे कहीं भी रखे, उतने ही जगह छेंकेगा जितना अभी छेंक रहा था। तो जिसका आकार व आयतन दोनों निश्चित हो बबुआ, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? ठोस कहेंगे। ठोस जो है, अब ठोस क्या होता है कि अब जैसे मान लीजिए ये ठोस है, ये कलमा का है, ठोस है, इसको बाहरी बल लगाएंगे, चापेंगे। जब चापने के बाद क्या होगा? यह अपना आकार बनाए रहेगा। जैसे ये मान लीजिए, इसको हम, ये बोतलबा है, इसको हम ऐसे चापेंगे, पिचक गया। अब जब ये पिचक गया तो ये अपना आकार बदल दिया, तो ये आकार बदल दिया, ये ठोस होगा? ये ठोस नहीं होगा, ये फ्लेक्सिबल था। मान लीजिए इसको ठोस, कुछ देर के लिए मानिए कि ये ठोस नहीं है, ठीक है, लेकिन ये ठोस है, ये अपना आकार बदल लिया। तो जो पचके नहीं, उसको जो पचके नहीं, स्टैंडर्ड भाषा में उसे नगन संपीड़िता बोलते हैं। इंग्लिश में नगन संपीड़िता को नेगलिबल कंप्रेसिबिलिटी बोला जाता है। नेगलिबल
कंप्रेसिबिलिटी कहा जाता है, ठीक है। तो नगन ऐसे समझेगा जो पचके नहीं उसे नगन संपीड्यता कहेंगे। तो ठोसवा पचकेगा का पचक जाएगा नहीं ना, पचकेगा। तो ठोस पचकना मतलब समझते हैं, इट मारिंग एंड दिस इज मारिंग एंड दिस इज इन टूटिंग, यानी तो ये आकार बदलिंग और आकार बदलिंग दैट आर कॉल्ड इट फचकिंग, समझे। तो ऐसा वस्तु जो बाहरी बल लगाने के बाद, बाहरी बल के लगाने के बाद वो पचक ना जाए। जैसे देखिए इसको बाहरी बल लगाएंगे तो ये पचक गया, तो ये नगन संपीडिता नहीं, ये संपीडिता है, ठीक है। और ठोस वस्तुओं में अंतराण्विक स्थान कम होता है। एक बात बताइए, ये मान लिए ये ठोस वस्तु है, मान लीजिए कोई ठोस वस्तु, यही कलम को ले लिए, ये ठोस है। तो इसमें क्या होता है, जो आपस में जितने भी कण होते हैं ना, आपस में जो है ये कण जो है आपस में जुड़े होते हैं। अंतराण्विक स्थान जो है कम होता है। अंतराण्विक स्थान क्या होता है, कम होता है। अंतराण्विक स्थान मतलब क्या होता है, दो परमाणुओं के बीच की दूरी को अंतराण्विक स्थान कहते हैं। हमने ब्रैकेट में लिख दिया है, एक भी वर्ड आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है। अंतराण्विक स्थान मतलब होता है दो परमाणुओं के बीच, ये दो परमाणु है ना, ये दो परमाणु है, तो ये दो परमाणुओं के बीच में जो स्थान होता है, खाली जगह होता है, उसे अंतराण्विक स्थान कहते हैं। तो ठोस वस्तुओं में अंतराण्विक स्थान कम होता है। क्यों कम होता है, अगर कम होगा, देखिए ये परमाणु है, ये परमाणु है, ये परमाणु है, ये परमाणु है, अगर जगह कम रहेगा, ई बोलेगा, ई मान लीजिए, ऐसे समझिएगा, ये मान लीजिए कोई ठोस वस्तु है, तो ठोस वस्तु है, तो ठोस वस्तु में हम बड़ा इसको बनाते हैं। ठोस वस्तु में क्या होता है कि परमाणु छोटे छोटे कण होते हैं, छोटे छोटे कण एकदम करीब में होते हैं, एकदम करीब में होते हैं। अब ये चाहेगा, ये जो कण चाहेगा, अब ये मान लीजिए हे कण चाहेगा कि हम चाहे एक घूमे जाके, सुबह हुआ मतलब शाम हुआ थोड़ा टहलने जाए, तब तक ई बोलने जाए, ई कहेगा कहाँ जा रहा है रे, कन्ने रे, तो बोलेगा चल रुक हम हो जाबो, तब तक ई बोलेगा पिछुआ हम भी जाएंगे, फिर ई बोलेगा हम भी जाएंगे, फिर ई बोलेगा हम भी जाएंगे। इस कारण सब उड़ेगा तो सब एक ही बार में उड़ता है। पेट्रोल में क्या होता है, परमाणु का जो कण जो होता है वो नजदीक में नहीं होता, बड़ा दूर में होता है। अगर ये कण यहाँ और एक कण यहाँ रहेगा, ये बोलेगा हम जाते हैं घूमने के लिए, ये जाएगा, इसको पता ही नहीं चलेगा, ये फुर्र सना उड़ जाएगा। इसलिए तो पेट्रोलवा का हाथ हम लेते हैं, फुर्र सना उड़ जाता है। समझे कि नहीं समझे। तो ठोस वस्तुओं में अंतराण्विक स्थान कम होता है, ठोस का घनत्व अधिक होता है। घनत्व मतलब ये परमाणु क्या होता है, आपस में एकदम पूरा करीब में होता है। घनत्व मतलब होता है घनत्व मतलब क्या होता है, घना होता है। तो ठोस का परमाणु बहुत घना होते हैं, तो घना होते हैं, इस कारण ठोस वस्तुओं का अंतराण्विक स्थान मतलब समझे कि दो परमाणुओं के बीच के खाली जगह को अंतराण्विक स्थान कहते हैं। दो परमाणुओं के बीच का अंतराण्विक स्थान बहुत ही कम होता है, यानी कि जगह जो है खाली जगह बहुत कम होता है। दो परमाणुओं के बीच खाली जगह बहुत कम होता है, खाली जगह ना के बराबर होता है। अब देखिए हम लोग समझते हैं द्रव या तरल के बारे में, यानी लिक्विड के बारे में। तो लिक्विड किसे कहते हैं, जिसका आकार निश्चित, जिसका आयतन निश्चित है। आयतन मतलब जो जगह छेंकता है, लेकिन आकार निश्चित है। ये पनिया का आकार निश्चित है। मान लीजिए हे पनिया जैसे देख लीजिए, ये पनिया का आकार निश्चित है, ये पनिया का आकार निश्चित है, निश्चित है पनिया का। इसको हम गिरा देंगे, पनिया का देखिए आकार कोई निश्चित है, किसी तरह बूंदा बूंदी में जाकर गिर गया। तो पानी का आकार निश्चित नहीं है। पानी का आकार क्या है, निश्चित है नहीं है पानी का आकार। तो जिसका आयतन निश्चित है, जगह छेकेगा, ये जगह छेक रहा है, लेकिन इसका कोई आकार निश्चित है, इसका कोई आकार है। पनिया का आकार कभी बोलते हैं कि पनिया चाकरच हो, पनिया गोल हो, पनिया ये हो, बोलते हैं नहीं ना बोलते हैं। तो जब भी हम लोग बोलते हैं कि पानी का कोई आकार ही नहीं रहता, कभी बोले कि पनिया देखो पानी पड़ रहा है, चाकरो पानी पड़ रहा है, गोल पानी पड़ रहा है, कभी बोलते हैं नहीं बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं कि पानी पड़ रहा है, ऐसे नहीं बोलते हैं अरे चाकरा नियर पानी पड़ रहा है, ऐसा कभी बोलते हैं। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, द्रव बोलते हैं। जो जगह छेकेगा लेकिन जगह छेकेगा, लेकिन उसका कोई आकार नहीं होगा,
उसको हम लोग तरल बोलेंगे या द्रव बोलेंगे। जैसे जल, दूध, दारू, शराब, वाइन वाइन, सरसों तेल, डीजल, इसको क्या बोलेंगे? द्रव या तरल। अब एक बात बताइए, इसका अंतराणु यानी कि दो परमाणुओं जगहों के बीच खाली जगह क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा या कम रहेगा? किसे? ठोस से थोड़ा सा अधिक रहेगा। ठोस में तो सबसे कम था। इसके बाद अंतराण्विक स्थान मतलब क्या होता है? दो परमाणुओं के बीच खाली जगह। खाली जगह क्या होगा? ठोस से अधिक होगा, उसमें ज्यादा खाली जगह होगा, तब ना पनिया इधर उधर चल गया। अगर खाली जगह कम रहता तो पनिया मजाल था उधर, उसको पकड़, दोनों परमाणु कहाँ जाता, ऐसे करके उसको पकड़े रहता, समझे कि ना? तो अंतराण्विक स्थान ठोस से अधिक होता है, और घना तो क्या होता है? ठोस से कम होगा, घना कम होगा, पानी घना कम होता है, इसलिए तो इधर उधर चल जाता है पानी। द्रव पदार्थ को बहने वाला द्रव कहते हैं। क्यों? चूंकि द्रव को, पानी को, जैसे मान लीजिए द्रव को ऐसे समझिएगा ना, पानी चूंकि कोई आकार उसका नहीं होता है, तो एक बर्तन से दूसरे बर्तन में रख सकते हैं, इसलिए उसे बहने वाला द्रव कहते हैं, बहने वाला द्रव। और गैस को भी बहने वाला द्रव कहते हैं। क्यों? चूंकि देखिए एलपीजी जो गैस है उसको एक टंकी से दूसरा टंकी में कर सकते हैं कि नहीं, तो इसलिए उसको भी बहने वाला द्रव कहते हैं। गैस और द्रव यानी कि गैस और लिक्विड को बहने वाला द्रव कहते हैं, बहने वाला फ्लूइड कहा जाता है। ठीक है, तो द्रव पदार्थ को बहने वाला द्रव भी कहते हैं। गैस के बारे में हम लोग समझते हैं। अब एक बात बताइए, धुआं, जिसका ठोसवा में कह रहा था कि जिसका आकार व आयतन दोनों निश्चित हो तभी वो ठोस होगा, और द्रव्य में बोल रहा था कि जकर आयतन निश्चित है, जो स्थानमा घेरता है लेकिन उसका आकार निश्चित ना हो। और एकराम बोलता है, गैसाम बोलता है कि जिसका दोनों अनिश्चित हो, जिसका कोई दुगो निश्चित ना हो, जिसका कोई जो जगह छेंकता ही ना हो, और ना ही कोई उसका आकार हो। गैसवा का आकार होता है, हवा का आकार होता है। देखो हवा गोल 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 बह रहा है, उसका कोई आकार होता है। तो उसी तरह गैस आयतन व आकार दोनों अनिश्चित हो उसे गैस कहते हैं। जैसे हवा, धुआं, हाइड्रोजन, फैलाना, ढकाना, जैसे फैसे जो है, बहुत एग्जाम्पल मिल जाता है, बचपने से पढ़ते आ रहे हैं। अब एक बात बताइए, आंतरिक जब गैस जो है वो बह रहा है जने मन तने, तो उसका दो परमाणुओं के बीच खाली जगह कम था तब ना भेजा। कैसे? ठोस में क्या रहता है, ये मान लीजिए ठोस है, ठोस में क्या हो रहा था कि दो परमाणु एकदम करीब करीब में है, ये जाना चाहेगा घूमने के लिए, बोलेगा हम भी जाएंगे। उसी तरह गांव में जिसका 8-10 गो जो बेटा होता है ना, उसका बप्पा अगर गांव में अक्सर देखते होंगे, उसका बाप अगर कहीं जाएगा खैनी खाने के लिए चौपाल पर अपना संगी साथी के साथ, तो उसके साथ 4 गो पाल चल गया, 4 गो उसके साथ पिछुआ चल ले आता है, हाथी झुंड चला आता है, 8-9 गो चल ले आएगा। बोले पापा हम भी जाएंगे, सब भागेगा। अब बोल चल सबको एक झुंड ले जाएगा। गांव में 8-9 गो होता है, एक ही झुंड में 8। आजकल जानते हैं क्या होता है, पहले जमाना में पहले कोमा लगाकर आगे बढ़ता था, मतलब समझे, एक बच्चा पैदा किया फिर कोमा लगाया, दूसरा बच्चा पैदा किया कोमा लगाया, तीसरा बच्चा पैदा किया फिर कोमा लगाकर फुल स्टॉप देवेन करता था। अब जो है 2 में फुल स्टॉप हो जाता है, समझे। तो उसी तरह 9 गो बचवा को लेकर चलता है, तो उसी तरह सब साथे मिलकर चले तो ठोस क्या होता है, एकदम कड़ा कमांडे में चलेगा। बाप इधर एक ही लन फन बोलबो करेगा अपना संगी साथी के साथ, नहीं बोलेगा जाएगा मेरा बेटा है, क्या गाली देंगे, सीख जाएगा मेरा बच्चा भी। तो समझे कि उसी तरह ठोस होता है, ठोसवा उड़वे नहीं करता है, ठोसवा उड़ेगा, ये तो सब उड़ ले जाएगा तो सब ले जाएगा, इसको उड़ाएंगे तो सब उड़ेगा। ये देखो ये उड़ा कि नहीं। द्रव में क्या होता है, द्रव में दूर होता है लेकिन दूर होता है, अंतराण्विक स्थान दूर होता है, तो दूर होता है, इसलिए तो द्रव जाने मन तो बह जाता है, बता कि। और गैसवान तो दूर होता है, यहाँ होता है, ढेरी दूर होता है, तो इसलिए तो ये फुर्र सना उड़ जाता है, ये पकड़ के इसको रखबे नहीं करता। बाप इसमें था ठोसवा में, अगर बाप जा रहा था तो बप्पा का नेंगड़िए पकड़ रहता था बेटवा कि करने जाएगा बापू, तू हमारा पैदा कर ले काहे बारे, चल हमरो के साथ ले चल, तू खेनिया खाबो हमू खेबो। तो अरे गैसवा में ऐसा नहीं होता है, सब चलता है एकदम दूरी।
समझे कि नहीं। तो जिसका आयतन व आकार दोनों अनिश्चित हो उसे गैस कहते हैं। और इसमें अंतर आणविक स्थान क्या होता है, सबसे अधिक होता है, यानी कि दो परमाणुओं के बीच खाली जगह सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक। सबसे कम कहाँ होता था, ठोस में। इसके बाद थोड़ा सा अधिक कहाँ हुआ, द्रव में। सबसे अधिक कहाँ हुआ, गैस में। ठीक है। घनत्व, ये घना कम होता है। गैस क्या घना होता है, क्या घना होता है, नहीं घना होता, क्योंकि आपस में परमाणु क्या होते हैं, दूर दूर में होता है, तो घना नहीं होते हैं। गैस भी द्रव की तरह एक बर्तन से दूसरे बर्तन में ढाली जा सकती है, इसी कारण गैस को बहने वाला द्रव भी कहते हैं। समझ गए, गैस को भी बहने वाला द्रव कहते हैं और ठोस को भी बहने वाला द्रव कहते हैं, क्योंकि गैस को भी एक बर्तन से दूसरे बर्तन हमने आपको बताया है। ठीक है। इसके बाद आप देखिए, हमने ये छोटा लिए हैं, इसी का पूरा निचोड़ है यहाँ। अंतराण्विक स्थान, अंतराण्विक स्थान मतलब होता है दो परमाणुओं के बीच खाली जगह। अंतराण्विक स्थान मतलब होता है दो परमाणुओं के बीच खाली जगह। तो दो परमाणुओं के बीच खाली जगह सबसे ज्यादा देखिए, ये मुहा, इस तरह का जो मुहा रहेगा, इस तरह का जो मुहा रहेगा मतलब ज्यादा, ये जैसे करके डोंकबा ऐसे फाड़ के रखेगा, वो ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा किसका होता है अंतराण्विक स्थान, गैस का। इसके बाद द्रव का, इसके बाद सबसे कम ठोस का। मतलब सबसे कम खाली, सबसे ज्यादा अंतराण्विक स्थान, सबसे कम अंतराण्विक स्थान किसका होता है, गैस का, सॉरी ठोस का। इसके बाद द्रव का, इसके बाद गैस। सबसे ज्यादा अंतराण्विक मतलब सबसे ज्यादा खाली जगह कहाँ होता है, गैस में। इसके बाद द्रव में, इसके बाद ठोस में। सबसे कम किस में होता है, ठोस में होता है। घनत्व, सबसे ज्यादा घना कौन होगा, यानी कि घना कौन होगा, ठोस होगा, तब द्रव होगा, तब गैस होगा। फिर प्रसार मतलब एक्सपेंशन, इंग्लिश में एक्सपेंशन कहा जाता है। एक्सपेंशन मतलब होता है एक दिशा में फैलना। देखिए, एक दिशा में फैलने का मतलब होता है, एक दिशा में फैलना मतलब होता है, देखिए एक ही दिशा में अगर जा रहा है, जैसे देखिए ना, कभी कभी धुआं जो है ना, धुआं अगर धुआं देखते होंगे ना, तो एक ही दिशा में जा रहा है, ऐसे करके नाच के जा रहा है, डिस्को डांस करके, तो उसे बोलते हैं एक दिशा में फैलना। तो एक दिशा में कौन फैलता है, सबसे पहले गैस फैलेगा, इसके बाद द्रव, पानी एक दिशा में फैलता है। जब भी फैलेगा तो एक दिशा में उसका एक दिशा रहेगा। ठोस, इसके बाद सबसे कम। तो सबसे ज्यादा प्रसार गैस, द्रव, तब ठोस। फिर विसरण, कोई किसी भी दिशा में फैल जाना उसे विसरण कहता है। गैस, द्रव, ठोस किसी भी दिशा में फैल सकता है। सबसे ज्यादा गैस, सबसे ज्यादा विसरण किसका होगा, गैस, इसके बाद द्रव, इसके ठोस का। आणविक आकर्षण बल, अपने को खींच के रखने की क्षमता, मतलब 4 गो 9 गो बेटा रहेगा तो बप्पा को खींच के पकड़ के ले आएगा। बाप बोलेगा, बाबू जैसे दरवाजा पर आएगा, बाबू कहाँ है, तब तक बेटवा पकड़े, बाबू नहीं, ऐसे पकड़ेगा, बाबू पाएगा, अरे बाबू नहीं जाएंगे बाबू, ऐसे पीछे, समझे ना। तो सबसे ज्यादा खींचने की क्षमता किस में रहेगा, खींचने की क्षमता ठोसवा में रहेगा, तब द्रव्वा में रहेगा, तब गैसवा में रहेगा। यानी कि आणविक आकर्षण बल, ठेठ भाषा में उसे आणविक आकर्षण बल कहते हैं। हम लोग लिख दिए हैं, अपने को खींच कर रखने की क्षमता को आणविक आकर्षण बल कहते हैं। तो हम लोगों ने समझा ठोस, द्रव, गैस। ठोस क्या होता है, ठोस का अंतराण्विक स्थान सबसे कम, इसके बाद द्रव, इसके बाद सबसे ज्यादा गैस का, यानी कि खाली। अंतराण्विक स्थान मतलब सबसे ज्यादा खाली जगह, अंतराण्विक स्थान मतलब दो परमाणुओं के बीच खाली जगह। घनत्व, तो सबसे ज्यादा ठोस का, तब द्रव का, तब गैस का। प्रसार, सबसे ज्यादा गैस का, तब द्रव का, तब ठोस का। विसरण, सबसे ज्यादा गैस का, तब द्रव का, तब ठोस का। आणविक आकर्षण बल, सबसे ज्यादा ठोस का, सबसे ज्यादा द्रव का, सबसे ज्यादा गैस का। तो ये था पदार्थ की तीसरी अवस्था। अब हम लोग समझते हैं पदार्थ की चौथी अवस्था को। ठीक है, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है, प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है। देखिए हुआ क्या, गैसीय अवस्था में कण, सबसे पहले समझे, गैसीय जो गैस की अवस्था में है, कण आपस में क्या रहते हैं, दूर दूर रहते हैं। कण आपस में दूर दूर होते हैं, हमने आपको पिछला बताया था, अभी आपको। पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है। पदार्थ, हर एक पदार्थ परमाणु मतलब छोटे छोटे अणु के छोटे छोटे कण को, सबसे बड़ा अणु को छोटा कर दें तो उसे बोलते हैं परमाणु। परम जोड़ अणु इक्वल टू परमाणु, यानी कि छोटा छोटा कण से मिलकर बना होता है। हर एक पदार्थ छोटा छोटा कण से मिलकर बना होता है। छोटा छोटा कण को ही हम लोग बोलते हैं परमाणु। ये परमाणु जो है, ये परमाणु के नाभिक, ये परमाणु का नाभिक होता है। जिस तरह मनुष्य का नाभिक होता है, बीच में नाभि, ये नाभि ऐसे करके नाभि, तो उसी तरह
उसी तरह परमाणु का भी नाभि होता है और इस नाभि के अगल बगल में बॉडीगार्ड घूमते रहता है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन। इस परमाणु के अगल बगल में घूमते रहता, बॉडीगार्ड घूमते रहता है जिसे हम लोग इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है। यदि पदार्थ की गैसीय अवस्था को गर्म कर दिया जाए, यदि पदार्थ की गैसीय अवस्था को गर्म कर दें, न समझे, मान लीजिए एक बीकर लिए, बीकर मतलब एगो बर्तन लिए हैं, एकरा में बर्फ का टुकड़ा डाल दिए, बर्फ के पानी, बर्फ के टुकड़ा डाल दिए और इसको गर्म कर दिए। ठीक है, अगर इसको गर्म कर देंगे तो ये बर्फ का टुकड़ा पानी बन जाएगा और गर्म, इसको खूब जोर से गर्म कर देंगे तो इसको हम जोर से गर्म करते हैं गैस। अब ये गैस को, यहाँ गैस बन जाएगा, जब भाप बन जाएगा और इस भाप को और जोर से गर्म कर दें तो जब गैसीय अवस्था को जब गर्म कर दिया जाए तो पदार्थ का जो धन आवेश है ना, धन आवेश, देखिए पदार्थ में हर एक में, सब में धन आवेश, हमें भी धन पॉजिटिव चार्ज है, हमें भी प्लस और माइनस है, हमें ना प्लस माइनस है, तो हमें भी पदार्थ में धन आवेश और ऋण आवेश अलग होने लगता है। और जितना और खूब टेम्परेचर पर गर्म कर देंगे तो इसमें जो आवेश होता है ना, हमने जो आवेश होता है वो क्या होता है, अलग होने लगता है, धन आवेश और ऋण आवेश अलग होने लगता है, धन आवेश और ऋण आवेश अलग होने लगता है। और जब धन आवेश और ऋण आवेश अलग होने लगता है तो इसी को तो हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा। यदि पदार्थ की वह अवस्था, यानी कि हम कह सकते हैं पदार्थ की वह अवस्था जिसमें पदार्थ में उपस्थित परमाणु अपने आयनिक अवस्था में रहना शुरू कर दे, अब अगर उसको अलग कर दें, प्लस और माइनस अलग कर दें और उसी में प्लस माइनस अलग हो जाए तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मा की अवस्था कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्लाज्मा की अवस्था। इसको हम लोग इस तरह एग्जाम्पल में समझिए प्लाज्मा क्या होता है। मान लीजिए हम हैं, दो भाई है, एक घर में दो भाई रह रहा है, ठीक है, दो भाई रह रहा है, सही बना कि ना, दो भाई रह रहा है, ठीक है, दो भाई रह रहा है, ठीक है, दो भाई रह रहा है और बगल से एक शाकुनिक मामा आ जाए, शाकुनिक भड़काने वाला आदमी आ जाए, दोनों भाई को, ये दोनों भाई थोड़ा, भाई क्या था, थोड़ा लड़ाकू जैसा, मतलब टन भन चलते रहता, बड़ा भाई छोटा भाई, इसको पेखिया दिया, उसको पेखिया दिया, पेखियाना मतलब चिढ़ाना, इसको पेखिया दिया, समझे, चिढ़ा दिया, तो चिढ़ा दिया और उधर से अगर बगल से मान लीजिए बड़का भाई को और पेखिया दिया और चिढ़ा दिया और बगल से ये चिढ़ा रहा था और मतलब अब ना तब देने वाला है छोटा भाई को, तब उधर से बगल से एगो और मार दिया, पीन मतलब टप्पा मार दिया, मतलब और उसको मार दिया एकदम, और कह दिया कि अरे तू तो गजबे है, तुम बड़ा भाई होकर छोटका को नहीं डेंगा सकता, एक दिया दो कोचा दे, ये मतलब उसके आवेश में वो बोला कि तुम बड़ा बेकारिल है, छोटका डेंगा नहीं पाएगा, ये दे दिया दो कोचा ससुरा। और जब ये दे दिया दो कोचा, अब दोनों क्या होने लगा, बोला चली हुप ने चुप, दोनों चुपचाप अलग हो गया। और जब अलग हो गया तो एक बात बताइए, उसमें पिन मारने का काम कौन किया है, इसका मेहरारू उस सबको रहेगा हमारा पति जो है अल्बर्ट आइंस्टीन, हमारा पति छोहाड़ा, हमारा पति अंगूर, सब पति को अपना ये जो मान लेगा ना कि हमारा पति जो जैसे कोई है ही नहीं, और इसको ये नहीं पता कि उसका पति कुयांग बेंग है, बेंग मतलब कुयांग मेढक, तो उसी तरह अब दोनों अलग रहने लगा, और गर्म कर दिया, दो डांग दिया, अब यहाँ अब घरे में बीच में दीवार दे दिया, यानी कि दोनों अलग रहने लगा कि नहीं। तो उसी तरह है प्लाज्मा, तो पदार्थ की वो अवस्था जिसमें आयनीकृत हो गया, आयनीकृत मतलब दोनों अलग अलग हो गया, चार्ज बन गया दोनों पर, एगो प्लस पर एगो माइनस पर, दोनों अलग अलग रहने लगा, उसी को प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। प्लाज्मा अवस्था के लिए हीट जरूरी है, यानी कि गर्म जरूरी है, जब तक गर्म नहीं देंगे तब तक वो टूटेगा ही नहीं है। अलग आयनीकृत, जब अलग अलग हो जाएगा तो उसी को आयनीकृत करेंगे, धनावेश अलग और ऋणावेशित अलग हो जाएगा तो उसी को हम लोग आयनीकृत कहते हैं, यानी कि हीट के लिए जरूरी है। सूर्य और तारा में जो ईंधन होता है, सूर्य और तारों का जो ईंधन जो फ्यूल होता है वो प्लाज्मा की अवस्था में ही होता है, प्लाज्मा की अवस्था के कारण होता है, मतलब सूर्य और तारों में जो ईंधन होता है प्लाज्मा अवस्था के कारण होता है। अब हम लोग समझते हैं पांचवा अवस्था, बॉस आइंस्टीन, इस पर अभी रिसर्च चल रहा है,
लेकिन जो भारत के वैज्ञानिक थे सत्येंद्र नाथ बोस, उन्होंने कहा कि जिस तरह हम गैस को गर्म करने के बाद प्लाज्मा बन गया, गैस को ज्यादा गर्म करें गैस आयनीकृत हो गया, प्लस अलग माइनस अलग हो गया, आयनीकृत हो गया, तो उसी तरह अगर हम प्लाज्मा को ठंडा कर दें तो प्लाज्मा को ठंडा कर दें तो सारा गैस एक जगह हो जाएगा कि नहीं, जितने भी परमाणु इधर उधर थे तो सब जगह एक जगह हो जाएंगे कि नहीं। तो उन्होंने सिर्फ कहा, लेकिन उन्होंने बोला पूरा नहीं, क्लियर नहीं बोला। तो सारे परमाणु एक हो जाएंगे तो कितने डिग्री सेल्सियस पर, तो मैं ना 273 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर हम जो है उसको ठंडा करेंगे, मतलब गैस को ठंडा करेंगे, गैस गर्म करने पर प्लाज्मा बनाएगा और उस प्लाज्मा को ठंडा करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, एक परमाणु सारे एक जगह हो जाएंगे, जितने परमाणु इधर उधर हुए थे ना सब एक जगह। अब दोनों को अगर पिताजी आएंगे तो मान लीजिए कहीं बाहर में रहते होंगे पिताजी, दोनों को आके ठंडा करेंगे, ठंडा बोलेंगे देखो बेटा ऐसे नहीं करना वैसे नहीं करना, तो दोनों को आकर ठंडा करेंगे तो एक जगह हो जाएंगे ना दोनों भाई, तो उसी तरह एक जगह हो जाएंगे। लेकिन ये जो सत्येंद्र नाथ बोस ने सिर्फ कहवे किया, ये पूरा ने किया, खाली कह के चल गया। आइंस्टीन ने इसका समर्थन दे दिया कि हाँ ठीक है ऐसा होता है, ठीक है, लेकिन करके नहीं दिखाया। अब जीत गया, बाजी मार गया है दोनों आदमियां। एक ठोक नाम है कॉर्नेल, दूसरा नाम है कैटरले, तीसरा नाम है वीमन। इन्होंने प्रूफ सिद्ध करके दिखा दिया कि हाँ ऐसा होता है। और जब सिद्ध करके दिखाया तो 2001 में इसे फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब क्वेश्चन पूछा गया था कि फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था, किसे नहीं दिया गया था। है तीनों नाम था और एगो का नाम था किसी दूसरे का नाम दिया था, वही आंसर होता। ये तीनों को तो दिया गया था और जो डी नंबर ऑप्शन था उसको नहीं दिया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो ये अंत में 2001 में 3 वैज्ञानिक आए, कॉर्नेल, कैटरले, वीमन आया। इन्होंने सिद्ध कर दिया कि मैंने 273 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा प्लाज्मा को ठंडा करने पर सारे परमाणु एक हो जाएंगे, सिद्ध करके दिखा दिया, तो इसको फिजिक्स का नोबेल मिल जाएगा। अभी भी रिसर्च इस पर बोस आइंस्टीन कांस्टेंट, देखिए पहले बॉस ने कहा, सत्येंद्र नाथ बोस ने क्या, पहले आइंस्टीन ने कहा, इसलिए इसका नाम बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट रखा गया। ठीक है, BEC शॉर्टकट में भाषा में बोलते हैं। अगर आप समझे प्लाज्मा अवस्था, बॉस आइंस्टीन के बारे में समझे। अब प्लाज्मा अवस्था यानी कि पदार्थ की चौथी अवस्था है, ये बॉस आइंस्टीन आपकी पदार्थ की 5वीं अवस्था। इसमें क्या होता है कि गैसीय अवस्था को गर्म करने पर आयनीकृत, जब गैसीय अवस्था को गर्म करते हैं तो आयनीकृत हो जाता है, इसी अवस्था को हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। और इसमें बॉस आइंस्टीन ने कहा कि अगर प्लाज्मा को भी हम -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर हम ठंडा करेंगे तो वो सारे परमाणु एक हो जाएंगे, सारे परमाणु एक हो जाएंगे, तो उसे बॉस आइंस्टीन कांस्टेंट कहा गया है। तो उसमें 2001 में 3 वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार मिला था, कॉर्नेल, कैटरले और वीमन थे। ठीक है, तो अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। देखिए हम लोगों ने समझा ठोस के बारे में, द्रव के बारे में, गैस के बारे में। इसके बाद हम लोग पदार्थ की चौथी अवस्था को समझे, प्लाज्मा को समझे, बॉस आइंस्टीन 5वीं अवस्था को समझे। इसके बाद अब देखिए ठोस से द्रव कैसे होगा, द्रव से गैस कैसे बनेगा, फिर ठोस से गैस कैसे बनेगा। क्वेश्चन यहाँ से आपका नहीं बनना है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट किसे कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं। ये वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम लोग सेकंड वीडियो में इसको हम अच्छी तरह से समझेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।